नमस्कार। तेगड़ा विधानसभा AC 143 के इस डीप डाइव विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम 2025 में हुए उस बड़े चुनावी बदलाव की बात करेंगे, जिसे केवल राजनीतिक बयानबाजी से नहीं बल्कि जमीन की हकीकत, स्थानीय रोटी रोजगार और स्पष्ट डेटा के जरिए ही समझा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। इस विश्लेषण में हम इन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे: तेगड़ा का इलेक्टोरल कोलैप्स, हार की एनाटमी, डेमोग्राफिक्स, लोकल शिकायतें, रिक्लेमेशन स्ट्रैटेजी और डेमोक्रेटिक विजन। चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, तेगड़ा का चुनावी पतन, एक मजबूत गढ़ का गिरना। अब बेगूसराय जिले के इस मैप को देखिए। तेगड़ा का इतिहास बहुत गहरा है। किसी जमाने में इसे बिहार का लेनिनग्राद कहा जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ का वर्किंग क्लास और यूनियन कल्चर बहुत स्ट्रांग था। खेती और शुरुआती इंडस्ट्री का जो कॉम्बिनेशन यहाँ की जमीन में है ना, वही गहराई से यहाँ की पॉलिटिक्स तय करता है। और यही कॉम्बिनेशन 2025 में कैसे पलटा, ये नंबर देखिए, 35,364। ये वो भारी मार्जिन है जिससे भारतीय जनता पार्टी ने सिटिंग कम्युनिस्ट पार्टी को हरा दिया। 16.64% का अंतर। ये कोई साधारण हार नहीं है, ये दशकों पुराने इकोसिस्टम का पूरी तरह से कोलैप्स हो जाना है। लेकिन असली कहानी इस दूसरे नंबर में छिपी है, 70.28%। 2020 में यही टर्नआउट करीब 61% था। ये जो भारी जंप है ना वोटिंग में, ये साफ बता रहा था कि जमीन पर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल और डेमोक्रेटिक शिफ्ट हो रहा है, जिसे पारंपरिक नेतृत्व बिल्कुल नहीं पढ़ पाया। सेक्शन 2, एनाटमी ऑफ डिफीट, यानी इस हार के पीछे के ढांचागत कारण। तो यह एक बहुत अहम सवाल उठता है कि कागज पर जो महागठबंधन का अर्थमेटिक इतना सॉलिड दिख रहा था, वो बूथ लेवल पर फेल कैसे हो गया? जवाब बहुत सीधा और प्रैक्टिकल है। आपकी मशीनरी काम नहीं कर रही थी। वोट ट्रांसफर का जो मैकेनिज्म होता है, वो जमीन पर पूरी तरह से टूट चुका था। इस टेबल पर जरा गौर कीजिए। 2020 से 2025 के बीच सिटिंग कैंडिडेट के वोट शेयर में सीधा 14.5% का नेगेटिव ड्रॉप। ये मामूली स्विंग नहीं है। ये दिखाता है कि अलायंस के अंदर भारी फ्रिक्शन था, कोऑर्डिनेशन जीरो था और जमीनी स्तर पर गहरा असंतोष था। आगे बढ़ने से पहले एक बात क्लियर कर दूं, गवर्नेंस और कोई भी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, दोनों का बेस हमारे संवैधानिक मूल्य होने चाहिए। एक लेजिटिमेट व्यवस्था वही है जो सिटीजन की डिग्निटी का सम्मान करे, जिम्मेदारी के साथ इन्फॉर्म्ड पब्लिक स्पीच को बढ़ावा दे और सबसे अहम, इंडिया के डीपीडीपी प्राइवेसी फ्रेमवर्क के तहत डेटा और निजता का पूरी तरह से पालन करे। अब वापस तेगड़ा के कैंपेन पर आते हैं। यहाँ असल में दो अलग अलग पीढ़ियों के तौर तरीकों का क्लैश हुआ। एक तरफ वही पुराना एनालॉग और यूनियन पर बेस्ड डोर टू डोर कैंपेन, और दूसरी तरफ हाइपर लोकल डिजिटल मशीनरी, आक्रामक व्हाट्सएप सैचुरेशन। इस डिजिटल युग में अगर आप पुरानी रणनीतियों के भरोसे रहेंगे तो रिजल्ट यही होगा। सेक्शन 3, बदलती जनसांख्यिकी और इंडस्ट्रियल पतन। तेगड़ा की जमीन अब बदल चुकी है। 58%, जी हाँ, 58% वोटर्स यहाँ 25 साल से कम उम्र के हैं, जबकि सिटिंग कैंडिडेट की उम्र 75 साल थी। इस नई पीढ़ी का बढ़ती लिटरेसी के बीच पुराने लेनिनग्राड वाले ऐतिहासिक रोमांस से कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये जेनरेशनल गैप संवाद को पूरी तरह से काट देता है। और इस गैप की सबसे बड़ी वजह है इकोनॉमी। ये विरोधाभास चौंकाने वाला है। एक तरफ बरौनी रिफाइनरी के एक्सपेंशन में 16,000 करोड़ रुपए का भारी इन्वेस्टमेंट होता है, और दूसरी तरफ हर रोज लगभग 300 युवा हताशा में पलायन कर रहे हैं। सोचिए, पूंजी तो आई, लेकिन जनता के लिए लोकल जॉब्स नहीं बने। सेक्शन 4, स्थानीय शिकायतें, मानवीय कीमत। इलेक्टोरल मैकेनिक्स से हटकर जरा इस ह्यूमन कॉस्ट की बात करें। ये NFHS 5 का डेटा देखिए। 75% बच्चों में एनीमिया है, 38% कुपोषण का शिकार हैं और 63% महिलाओं में खून की कमी है। ये वेलफेयर डिलीवरी सिस्टम का पूरी तरह से फेल होना है। और हैरानी की बात यह है कि कैंपेन के दौरान इसे बिल्कुल अनसुना कर दिया गया। सिर्फ पब्लिक हेल्थ ही नहीं, एनवायरमेंटल फेलियर्स भी देखिए। रिफाइनरी से निकलने वाले प्रदूषित पानी को रोकने के जो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रोटोकॉल्स थे, वो फेल रहे। इससे ग्राउंड वाटर और आमी और दहा नदियों का इकोसिस्टम गहरे खतरे में है। लोकल लोगों का जो भारी गुस्सा था, उसे अभियान के दौरान पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया। सेक्शन 5, रिक्लेमेशन स्ट्रैटेजी, 2030 के लिए एक क्लिनिकल ब्लूप्रिंट।
अगर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को वापस रिकवर करना है तो ये 3 फेज डेटा ड्रिवन ब्लूप्रिंट समझना होगा। फेज 1 बूथ लीडरशिप का सख्त रीस्ट्रक्चरिंग। फेज 2 हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट के डेटा नैरेटिव्स को मुख्य मुद्दों के रूप में वेपनाइज करना। और फेज 3 टोटल ग्राउंड एक्टिवेशन के साथ 100% डिजिटल सैचुरेशन। इसके लिए भविष्य के लीडरशिप का प्रोफाइल कैसा होना चाहिए? मैंडेटरी है कि कोई 35 से 45 साल का ऐसा चेहरा हो जो डिजिटली नेटिव हो, जो वायरल डिजिटल कंटेंट बना सके और सबसे जरूरी जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट कोटा के लिए कानूनी तौर पर लड़ सके। पुरानी जातिगत राजनीति अब काम नहीं आएगी, आपको इकोनॉमिक जस्टिस से अपनी जगह बनानी होगी। सेक्शन 6 लोकतांत्रिक मूल्य और आगे की राह। इस पूरे विश्लेषण का जो मैक्रो लेवल निचोड़ है, इस कोट को याद रखिए, इलेक्शंस आर डेटा इंजीनियरिंग फॉर गवर्नेंस। मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम तब तक सस्टेन नहीं कर सकता जब तक वो ह्यूमन डिग्निटी को सेंटर में ना रखे। इंडिया के DPDP फ्रेमवर्क के तहत डेटा प्राइवेसी और इन्फॉर्म्ड कंसेंट का सम्मान करते हुए हमें डेटा का इस्तेमाल पब्लिक की समस्याओं को सुलझाने के लिए करना है, सिर्फ बूथ जीतने के लिए नहीं। तो अंत में एक बहुत शांत लेकिन गंभीर चेतावनी के साथ आपको छोड़ता हूं। क्या हमारे ये पारंपरिक राजनीतिक ढांचे इस नई डेटा संचालित जवाबदेही को अपनाएंगे या फिर हमेशा के लिए टर्मिनल ऑब्सोलेशन यानी अप्रासंगिक होने का सामना करेंगे? If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose Beyond Politics। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।